नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। कोरोना की अगर बात करें तो ये दूसरा वेव जो है भयावह रूप धारण करते जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 1,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं पे पूर्ण लॉकडाउन तो कहीं पे पार्शियल, लेकिन स्थिति लॉकडाउन की हर शहर में, हर राज्य में बनी हुई है। ये संभलने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच में राजनीति जो है वो जारी है। कभी वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े करने वाले नेता आज वैक्सीन को लेकर के एक बार फिर केंद्र सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हर किसी को वैक्सीन मुहैया क्यों नहीं करवाई गई। ये वही लोग हैं जो पहले बोला करते थे कि देश में बना हुआ ये वैक्सीन ऑथेंटिक नहीं है, इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ तक कि नपुंसकता की वाली भी एक साइड इफेक्ट जो है वो किसी नेता की तरफ से बताई गई थी। चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, इन सब ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन ये ऑथेंटिक नहीं है। सरकार आपाधापी में लोगों को वैक्सीन मुहैया करवा रही है। राहुल गांधी का अपना एक कैडर है, जिनको लोग मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या ऐसे कई बड़े नेता हों जिन्होंने इस वैक्सीन पे सवाल खड़े किए थे, आज अगर वो लोगों को ये समझाए हुए होते कि नहीं, वैक्सीन आप ले लीजिए, वैक्सीन निहायत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है जनता पे जरूर पड़ता। वो अगर बार बार ये कहते कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए, वैक्सीन आ गया है, लेकिन कोई भी संक्रमण से नहीं बच सकता है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। लेकिन ये बेड़ा सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही उठाया हुआ था कि बार बार अपने भाषणों में अपील करते थे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचना है, वैक्सीन आया है, कोरोना नहीं गया है, इसलिए अपना बचाव करना है। बाकी नेताओं के लिए ये मजाक था, कोरोना एक राजनीतिक टैंट्रम था। आज अगर देखें तो मनमोहन सिंह संक्रमित हैं, राहुल गांधी संक्रमित हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला संक्रमण के शिकार हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संक्रमण की शिकार है, आइसोलेशन में है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है। और बाकी नेताओं की भी अगर बात करें तो कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो संक्रमण के शिकार हैं। संक्रमण का ये फैलाव जो है बीजेपी के भी कई नेताओं के, कई मुख्यमंत्री और कई नेताओं के घरों तक पहुंच चुका है, कईयों की जान भी ले चुका है। ये इन सब के बीच में किसान आंदोलन का क्या हो रहा है, शायद आपने सोचा नहीं। गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत एक बार फिर किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली का घेराव करने के मूड में नजर आ रहे हैं। आप ही समझिए कि कोरोना का ये महामारी का दौर है, दूसरा वेव जो है वो मकर जाल की तरफ फैलता जा रहा है। ऐसे में ये किसान जो कि फर्जी किसान है, किसान नहीं, अड़ादी है, मंडी के दलाल हैं, ये अगर वहां पे अपने कुछ नुमाइंदों के साथ बैठते हैं तो इसका कितना भयावह रूप जो है वो सामने आ सकता है। गुरनाम सिंह चडूनी ने तो ये तक कह डाला कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है, ये बीजेपी के जो है शिगुफे हैं। उन्होंने बड़े ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकती, और उन्होंने ये कहा कि इसको मानने की जरूरत नहीं है, अगर कोरोना होता तो न जाने कितने किसान मर जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने लोगों की मौत भी हुई किसान आंदोलन के दौरान, शायद वो मौत कोरोना की वजह से ही हुई होगी। और ये लोग बार बार हर जगह घूम के कोरोना को फैला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। एनडीटी वाले रवीश कुमार पांडे की मैं बात कर रही हूँ, वो भी संक्रमित हो चुके हैं, उनको भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। यही रवीश कुमार जो कि अपने हर बुलेटिन में वैक्सीन पे सवाल खड़े कर रहे थे, अगर वो लोगों को प्रेरित करते, उनको प्रोत्साहित करते कि जाइए आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन बेहद जरूरी है, तो शायद स्थिति ये ना होती। आपको बता दें कि कई राज्यों में 45 लाख से ज्यादा वैक्सीन जो है बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर अब दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। राज्य जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ खुद बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे ये वैक्सीन ले सकते हैं, जिसमें केंद्र भी कहीं कुछ हद तक उनकी मदद करेगी। लेकिन अब राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी जनता को किस हद तक वैक्सीन मुहैया करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग भी होनी है मैन्युफैक्चरर्स के साथ और एक नियम भी बनेंगे। इन सब के बीच मौत की अगर बात करें तो मौत ऐसा लग रहा है
कि अपना तांडव शमशान में रचने को बेताब हो गया है। कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी हो रही है इस दूसरे वेव की अगर बात करें तो। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पजल करने वाली हैं, जैसे कि ऑक्सीजन उनमें से मेन फैक्टर है कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। लोगों के और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। फेफड़े जो हैं उन पे, लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और भी कई चीज़ें हैं जिनको कि बॉडी के पार्ट्स को वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि एकमात्र कवच जो है इस कोरोना से बचने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना ही है। लेकिन राजनेता इस जिद को समझ नहीं रहे हैं, राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों के बीच में यह ऐलान किया है कि वो अपने अपने घरों को लौट जाए, वो दिल्ली छोड़ दे। अरे अरविंद केजरीवाल जी, जरा तो शर्म कीजिए। शराबियों को ठेके तक आप सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं और ये जो प्रवासी मजदूर जो कि दिल्ली में रह के दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनको जैसे ही कोई महामारी आती है, जैसे ही कोई इस तरह की आपदा सी सिचुएशन आती है, उनको भगाने का काम आप कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है और कौशाम्बी जो बस स्टैंड है और बाकी इस तरह के आईएसबीटी बस स्टैंड है, वहाँ पे जो प्रवासी हैं उनके जाने की कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये भीड़ में जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, वो जहां भी जाएंगे कोरोना बम वहां पे फोड़ कर रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि आप आइए, जिनको आना है जल्दी जल्दी आ जाए, उनके लिए पूरी जो है सुरक्षा जो है वो व्यवस्था जो है मुहैया करवाई जाएगी। कोरोना नियमों का पालन करना होगा, उनको क्वारंटीन में रहना होगा और सरकार ये भी कोशिश करेगी कि जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार मुहैया करवाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने ही देश में बिहार यूपी के ये मजदूर भाई प्रवासी हो गए? ये देश तो उनका भी है, ये दिल्ली पे उनका भी अधिकार है, मुंबई पे उनका भी अधिकार है। आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि जब भी ऐसी आपदा आती है उनको वो कर्मस्थली छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है? क्यों वो सरकारें उनका खर्चा, उनका जो एक्सपेंसेस है वो वहन नहीं कर पाती है और उनको ये कहीं ना कहीं डर सताता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि अपने घर को लौट चलें। आखिर 2 जून की रोटी तो मिल ही जाएगी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 2020 पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना महामारी का जब एंट्री हुआ था हमारे देश में तो हम 0 लेवल पे थे। हमारे पास न बेड थी, ना हमारे पास पीपीई किट था, ना ऑक्सीजन थे, ना वेंटिलेटर थे, ना ही कुछ ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन 3 महीने के अंदर हमने सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर दिया था। 6 महीने के अंदर हमने हर किसी को स्वास्थ्य सेवा देनी शुरू कर दी थी और बड़े बजट जो है वो हर राज्यों को एलोकेट किया गया था कि आप अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कीजिए। सबसे ज़्यादा अगर इम्प्रूवमेंट आर्थिक तौर पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी अगर किसी सेक्टर में आया था तो वो मेडिसिन सेक्टर था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दूसरा वेव जब आया तो स्थिति चरमराई हुई सी नजर आई। क्या वो बेड गायब हो गए? क्या अस्पतालों की वो सुविधाएं जो हैं अचानक से खत्म हो गई? या ये झूठे और खोखले दावे थे जो हर राज्य अपने अपने लेवल पे कर रही थी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हेल्थ सेक्टर में ये किया है। जो लोग वैक्सीन पे सवाल खड़े कर रहे थे, आज वो वैक्सीन खरीद कर अपने देश की, अपने राज्य की, अपने जनता की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे? देश की भागीदारी में उन राज्यों का भी कोई दायित्व बनता है, क्योंकि भारत एक फेडरल सिस्टम में, संघीय संरचना में काम करता है और यहाँ पे राज्यों के अपने अपने दायित्व हैं जो देश के स्थिरता और प्रगति में अपना योगदान देते हैं। केंद्र पे क्वेश्चन उठाना शायद विपक्षी दलों के लिए एक स्टाइल हो गया है, कुछ नहीं है तो बस यही कर लो। लेकिन जब बात करने की आती है तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या
अखिलेश यादव जमीन से सभी गायब नजर आते हैं। राहुल गांधी जी, आप कोरोना की चपेट में हैं। मैं दुआ करती हूं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपनी वोटर्स की, अपनी जनता की आप वो सेवा कर सके जिसकी उनको उम्मीद है। ट्विटर पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए और सवाल खड़े करने के बजाय खुद एक जवाब बन जाइए। लोगों के बीच जाइए और उनके दुखों और दर्दों को समझिए और जैसी जरूरत हो वैसी सुविधा मुहैया करवाइए, क्योंकि कांग्रेस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इस देश की, जिससे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। नसीहत बीजेपी के लिए भी है कि जो नेता, जो सांसद, जो विधायक अपने क्षेत्र में जनता से वोट मांगने जाते हैं, आज जरूरत पड़ी है तो फिर से एक बार उनके बीच में उनकी सेवा के लिए भी जरूर जाए। सेवा का मतलब ये भी है कि जो सुविधाएं हैं उनके लेवल पे, चाहे वो विधायक फंड हो चाहे सांसद के फंड से, वो उनका दायित्व बनता है और वो जरूर उसका वाहन करें। कोरोना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। लॉकडाउन लगभग हर शहर, हर राज्य में है। ऐसे में बचने की जरूरत है। एक बार फिर अगर लॉकडाउन लगता है, स्थिति अगर नहीं संभलती है, तो देश जो कि आर्थिक स्थिति उसकी पहले ही चरमराई हुई है, एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर के संपूर्ण शांति और लॉकडाउन को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है और उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। मौत चाहे कोरोना से होगी, चाहे भूखमरी से होगी, मरेंगे हम ही। ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें, अपने परिवार की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें और राजनेताओं के लिए एक मिसाल कायम करें। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कोरोना के इस दौर में बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, हमारे आपके बीच संवाद बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें।